सामाजिक जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है, आज का ये हमारा सब्जेक्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कि आज भी भारत के अंदर में एजुकेशन चाहिए, जितना हमारे लोग तक उसका अच्छा मिलना चाहिए था, वो आज भी कहीं न कहीं नगर नजर आता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहे साहब मानवता चैनल में देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश। हमारे साथ प्रोफेसर राजेश राजा साहब जुड़ गए हैं हरियाणा करनाल से। हमारे साथ उड़ीसा से कुमारी रुपसा जी जुड़ी हुई है। यूएसए से डॉक्टर कृपाल सिंह साहब जुड़ गए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत स्वागत है कृपाल सिंह साहब। आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाने से पहले सामाजिक जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है, आज का ये हमारा सब्जेक्ट है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इससे पहले बाबा साहब की संविधान जब निर्माण हुआ, देश आजाद हुआ, तभी हमारे बेटियों को एजुकेशन का राइट मिला, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। ये सारी चीजें देश के सभी भारतवासियों को सबको मालूम है। तो आज की इस परिचर्चा पर हमने जो सब्जेक्ट चुना है, एजुकेशन का सामाजिक जीवन पर महत्व। मैं सबसे पहले उड़ीसा राज्य की ओर ले जाना चाहूंगा। हमारे साथ रूपसा बिटिया जुड़ी हुई है। मैं रूपसा से पहला सवाल करना चाहूंगा उड़ीसा राज्य की ओर से कि जिस ढंग से सामाजिक जीवन पे हमारा जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ है और बाबा साहब की देन से संविधान निर्माण होने के बाद से आज पूरे भारत देश में हमारी बेटियों का डंका बज रहा है। चाहे वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हो, चाहे वो चपरासी से लेकर आईएएस ऑफिसर हो, चाहे मंत्री से मिनिस्टर हो, चाहे आकाश में चंद्रमा सूरज तक जाने की बात हो। मैं रुपसा के पास में आज के इस विचार को लेकर जाना चाहूंगा कि रुपसा जी, आज तक जो इतिहास के आजादी के बाद में जो राइट टू एजुकेशन मिलने के बाद में हमारे लोगों की जो प्रोग्रेस है, जो दिशा है, वो कितनी आगे बढ़ी है। इस पर तुलनात्मक प्रतिक्रिया हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज के हालात में हमारे लोगों को अधिकार तो मिला, लेकिन उसका सामाजिक जीवन पर कितना असर है, कितना बेअसर है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें रुपसा। जी सर, थैंक यू। सर देखिए, आप बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने कर दिया। मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बोलना पड़ेगा। पहले तो मैं एक ही क्वेश्चन का जवाब आपको देती हूँ कि बाबा साहब ने जो कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं और बताऊं तो आप देखिए कि बाबा साहब से पहले हमारे लोगों की क्या हालत थी। जब संविधान लागू हुआ है, संविधान से पहले हमारे लोगों की क्या हालत थी, हमारे लोगों की हमारे लोगों का सोशल स्टेटस क्या हुआ करता था। और आज समाज में वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, खासकर लड़कियों की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। क्योंकि लड़कों को तो जी। पहले से ही थोड़ी बहुत तो छूट थी, लड़कियों को नहीं थी, जो कि बाबा साहब के वजह से मिली। तो अरे, किसी की आवाज आ रही है। जी, तो सर मेरा यही कहना है कि जहाँ ब्राह्मणों ने हमको हजारों सालों से हमारे लोगों को जो है अनपढ़ रखा हुआ था, जिनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो तब के हालत और अब के हालत में अगर हम लोग देखें तो जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं थी, तो इन लोगों ने बहुत ही आराम से उनके गले में जो है हड्डी लटका दी, उनके कमर में झाड़ू बांध दिया, तब भी विरोध नहीं हुआ। पर क्या आज वो कर सकते हैं? क्या ब्राह्मण आज वो चीज कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो शिक्षा का सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। जहां हम शिक्षा लेते हैं तो हमें अपनी हिस्ट्री पता चलती है। ये तो अलग बात है कि इंडिया में हिस्ट्री जो है वो एकदम मैनिपुलेटेड है, और ब्राह्मणों ने अपने जो है हित को देखते हुए या अपने स्वार्थ को देखते हुए हिस्ट्री लिखी है, जिससे कि हमें हमारा जो सही इतिहास है वो पता नहीं चलता। लेकिन पढ़ाई से एक तो अक्षर ज्ञान आता है, और दूसरा जो है हमें सबसे सबसे बड़ी चीज जो मिलती है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो विरासत है उससे हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है, जिससे कि जी। हमारी लाइफ में एक उसको क्या कहते हैं, एक तरीके का डिसिप्लिन आता है कि क्या हम लोग थे,
क्या हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे फोर फादर्स थे, उनकी क्या स्थिति थी, और आज हम किस स्थिति में हैं। तो हम उस चीज को एक तरीके से कहूँ तो एक रिव्यूइंग जो नेचर होता है, डेवलप होता है इंसान में। अपने को उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है वो वर्ड। तो सीधी सीधी बात यही है कि इंसान अगर पढ़ लिख ले तो उसको समझ आता है कि उसको जो है क्या कैसी जिंदगी थी और अब कैसी जिंदगी है। मतलब बिना पढ़े आप जानवरों वाली जिंदगी ही जिएंगे। कोई भी आपको कुछ भी बताए, कुछ भी समझाए, आपके दिमाग में आराम से वो सेट कर सकता है उस चीज को। लेकिन जब आप पढ़ लिख जाएंगे तो किसी चीज को कंपैरेटिवली देखेंगे। जैसे जैसे आपने पूछा, तो पहले लोग कंपेयर नहीं कर पाते थे, लेकिन आज लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले लोग जो है, ब्राह्मणों ने बोल दिया था कि हाँ चंद्रमा भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है। आज क्वेश्चन हो रहा है। आज जब लोग साइंस पढ़ रहे हैं, आज जब लोग बहुत तरीके की जो है बहुत सारी किताबें अब अवेलेबल हैं हमारे हिस्ट्री को लेकर, साइंस को लेकर, हर तरीके की चीजों को लेकर। आज ज्योग्राफी में आज देखिए, पहले जो है ब्राह्मण जो है हमारे लोग को बहुत बेवकूफ बनाते थे, आज नहीं बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने बना रखी थी, जो हमारे लोग को बेवकूफ बना रखा था, तो आज वो नहीं बना सकते। ये बहुत बड़ा असर है शिक्षा का। जी, बहुत जी शुक्रिया। रुखसा, हम आपके पास फिर से लौटेंगे आप सवालों को लेकर। बहर आप जी पहली प्रतिक्रिया के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कृपाल सिंह साहब, जिस ढंग से आज सामाजिक जीवन पर जो शिक्षा का महत्व है, वो बहुत बड़ा उसका असर भारत के अंदर में देखने को मिला है आजादी के बाद से। इससे पहले रूपसा ने कहा कि हमारे लोगों के ऊपर में शिक्षा से हमें वंचित किया गया था, और इसी के कारण हमारे लोग इतने लंबे समय तक गुलाम रहे। उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था। छुआछूत देशव्यापी एक बहुत बड़ा कूड़ रोग था, उससे हमें मुक्ति मिली। और आज हमारे बहुत सारे बहुसंख्यक समाज के बेटे और बेटियां पढ़ लिख करके हर दिशा में आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बन रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब की उस संविधान ने जो दिए अधिकार है, उसको ऊपर हमें ये महत्व जाता है। और उसके हम ऐसे महान संविधान निर्माता के कृतज्ञ भी है। तो मैं इस सवाल को लेकर जो रुखसा जी ने आगे बढ़ाया है, उस पर मैं आपके सवाल को लेकर जानना चाहूंगा कि आज भी भारत के अंदर में एजुकेशन को जितना महत्व मिलना चाहिए, जितना हमारे लोग तक उसका निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए था, वो आज भी कहीं न कहीं नगण्य नजर आता है। आज भी हमारे जो ट्राइबल एरिया में पढ़ने लिखने का स्कूल नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है, पढ़ाने लिखाने की स्थिति ठीक नहीं है, लोग गरीबी पे जूझ रहे हैं, और इसके कारण बहुत सारे लोग आज भी निरक्षर हैं। तो इस दिशा पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि एजुकेशन को जिस ढंग से वैश्विक देशों में 12वीं तक निःशुल्क रूप में रखा गया है, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर में दो तरह की शिक्षा है। एक तरफ एक बड़े-बड़े पैसे वालों के लिए स्कूल है, तो एक तरफ सरकारी स्कूल है। इन दोनों में भी शिक्षा का काफ़ी असमानता देखी जाती है। तो मैं आपसे ये प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि शिक्षा की इस महत्व को सामाजिक जीवन पर कितना असर है, और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कृपाल सिंह साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी आवाज सुन रही है जी? जी, आवाज आ रही है सर। देखो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जगदीश जी फॉर दिस डिस्कशन। देखो, लेट्स गो बैक टू गुरु नानक साहब जी। गुरु नानक साहब आज तो 550 साल पहला दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਰੈਬਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ
ਸਮਝ ਸਕਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਰੈਬਿਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਐ ਸਿਰ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਲਾਹ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਗਾਣ। ਅੱਖਰ ਇਸ ਵਿਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਚਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਅਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ you have to adopt the local language. You have to go take care of the poor people. IAS, IPS you can have as many as you want. They're good. ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, that is established that way, divide and rule type of situation. So they're trained in those methods. They are not going to help bring about the change. Change ਆਏਗੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਏਗੀ। That's why public education is most important. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, USA, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਈਵਨ UK, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, those are the ones ਜਿੱਥੇ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, IAS ਆਫਿਸਰ ਹੋਏ, IPS। ਪਰ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਿਸਟੋਕਰੈਟਸ ਦੀ। ਉਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਡਾਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਹੈਵ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਨਾਟ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਲੋਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਈਵਨ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਟੈਗੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ? ਇੰਗਲਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਦਾ? ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਟੈਗੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। That he mentions in his autobiography. I will stop here. I'll talk later. But I simply want to say ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब, आपने बहुत अच्छे से गुरु नानक साहब की फिलॉसफी को लेकर
शिक्षा के दिशा पर आपने जो चर्चा की है, बहुत हमारे लोगों को, दर्शकों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे आज की इस परिचर्चा को लेकर, जैसा कि रूपसा बिटिया ने कहा और कृपाल सिंह साहब ने कहा, और आप बार-बार भी कई एपिसोड में, कई चर्चाओं में आपने ये कहा है कि शिक्षा का जो महत्व है, राइट टू एजुकेशन है, वो सबको इक्वलिटी मिले। लेकिन भारत के परिदृश्य में अगर हम देखते हैं, तो शिक्षा में बहुत बड़ी असमानता है। एक तरफ बड़े-बड़े लोगों के लिए स्कूल है, बड़े-बड़े मल्टीनेशनल एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन जो आम जनता है, आम लोगों के लिए जो स्कूल्स है, उसमें भी आज जंगलों में, देहातों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा से कहीं न कहीं वंचित है। तो इस पर मैं जसबीर भाटिया साहब की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि भारत के परिदृश्य में, चूँकि आप सब भी भारतवासी हैं और यहाँ से एजुकेशन लेकर आप एक बड़े देशों में, वैश्विक देशों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रा जसबीर भाटिया साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर अपनी आवाज़ को म्यूट करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शिक्षा कितनी जरूरी है, इसमें कोई विवाद की तो जरूरत है ही नहीं। शिक्षा के बिना, मैं थोड़ा सा रूपसा को सुना तो वो तो बिना शिक्षा के इंसान तो गंवार है उसे। तो शिक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कैसे होनी चाहिए, कैसे इसको बढ़ाया जाए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। जो शिक्षा ने कहा या आपने कहा, इसको कैसे दूर किया जाए। अब देखिए, जैसे डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने शिक्षा की महत्ता बताई गुरबाणी के राय से, मैं उसको रिपीट तो नहीं करूंगा जो बता दिया उन्होंने। और जैसे पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब को गुरुमुखी में क्यों लिखा गया, गुरुमुखी लिपि को क्यों दूसरे गुरु साहब ने डेवलप किया, क्यों बनाया उसको। पहले थी लेकिन वो क्रूड फॉर्म में थी, लंडे थे कह जाते हैं, क्योंकि सिख समाज ने, गुरु साहबान ने आम इंसान को ऊपर उठाया है। जाति पाति का भेद मिटा के जो छोटे लोग थे जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, जैसे रूपसा ने कहा, उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने लिपि चेंज कर दी। मैंने एक छोटा सा किस्सा बताऊं आपको। गुरु गोविंद सिंह ने चाहा कि उनके जो शिष्य हैं उनको संस्कृत पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने किसी अच्छे ब्राह्मण पंडित को बनारस से बुलाया, बुला के कहा कि भाई हमारे जो ये हमारे शिष्य हैं, सिख हैं, इनको आप संस्कृत पढ़ाओ। वो कहता जी मैं तो नहीं पढ़ा सकता हूँ, ये तो छोटी जाति के हैं। तो दरअसल गुरु गोविंद सिंह को पता था यही होना है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए भाई ये जो लोग हैं हमें शिक्षित होने से मना कर रहे। तो फिर उन्होंने कुछ लोगों को, अपने लोगों को, उनका भेष बदल के उनको वैसे ही भगवे कपड़े पहना के, जैसे ये लोग पहनते हैं ऋषि लोग, संत लोग, उनको ब्राह्मण का रूप देके उन्होंने भेजा बनारस। हम उनको निर्मलिक बोलते हैं, ताकि वो ब्राह्मण के रूप में जाए कपड़े बदल के, क्योंकि इंसान तो सब एक जैसे लगते हैं, किसी के माथे पे थोड़ा लिखा हो मैं ब्राह्मण हूँ या नहीं हूँ, समझे ना। तो भेष बदल के उन्होंने भेजा और उनको फिर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उनको ज्ञान दिया संस्कृत का। लेकिन ये तो थोड़े लोग कर सकते थे। उन्होंने एक उदाहरण के वजह से ये किया, लोगों को बताने के लिए, देखो कितना भेदभाव होता है हमारे साथ। तो इसीलिए दूसरे गुरु साहबान ने गुरुमुखी लिपि को नया बनाया, क्योंकि हिंदी में को पढ़ाने वाला नहीं था, छोटी जातियों को नहीं पढ़ाते थे लोग। तो गुरु साहब ने कहा अब ये गुरुमुखी है, इसको कौन रोकेगा पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने फिर अपने जो भी शिक्षा लोग थे हमारे, उनके सिख लोग थे, सिख ही कहना चाहिए, जो उनके मानने वाले थे, उनको फिर गुरुमुखी पढ़ानी शुरू की। कोई लिपि का क्या फर्क पड़ता है, मतलब तो शिक्षा से है। तो फिर इसीलिए वजह से उन्होंने ग्रंथ को गुरुमुखी में लिखा है। ये मेरी अपनी धारणा है।
जी जी अब जैसे रिक्शा ने कहा कि जब सत्ता है, वो आप सबने कहा जो पावरफुल लोग हैं वो नहीं सबको शिक्षित करना चाहते अपनी सत्ता बनाए के रखने के लिए। चलो मान लेते हैं, उनको पूछेंगे तो वो कई और जवाब देंगे। लेकिन जब अब सत्ता में जो जिनके पास पावर होती है और उनके मन में ये हो कि शिक्षा बढ़ानी है, तो उसका उदाहरण हमारे इतिहास में है। जब महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में महाराजा बने, उन्होंने सबसे पहले जो शिक्षा के ऊपर जोर दिया, उन्होंने एक कायदा बनाया जिसमें 3-4 भाषाओं का मेंशन था, और वो भाषा पढ़ाने के लिए साथ में गणित भी। उन्होंने हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को भेजे। उसने कहा तुम्हारा ये फर्ज है, इस कायदे से लोगों को पढ़ाओ, और जो लोग पढ़ लिख जाएं उनसे कहो कि और कायदे बनाएं। उनको कायदा का मतलब होता है छोटी सी किताब, जैसे ना जैसे प्राइमरी बुक होती है, इसको पंजाबी में कायदा कहते हैं। तो ऐसे जितने लोग थे, एक को जिसने पढ़ाया था उसको आगे 5 और 10 लोगों को पढ़ाना था, और 10 लोग उसके बाद आगे 10 को पढ़ाएंगे, तो मतलब 100 लोग पढ़ जाएंगे। तो महाराज रणजीत सिंह के थोड़े से टाइम में पंजाब के अंदर शिक्षा इतनी बढ़ गई थी कि आप पहचान नहीं सकेंगे, इतनी बड़ी शिक्षा बढ़ गई। और जब इंग्लिश लोग आए, ब्रिटिश आए, तो उन्होंने देखा भाई पंजाब तो शिक्षा के बहुत आगे चला गया है। तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और उन्होंने लोगों से पैसे दे के वो कायदे वापस बाई कर लिए। ये भी आप सोचेंगे इतिहास में है कि एक बंदूक की कीमत कम थी और कायदे की कीमत ज्यादा थी जी। ताकि उनको वो चाहते थे कि इनका शिक्षा का जो सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, और हमारी अपनी जो दूसरी शिक्षा है, ब्रिटिश शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, उसको साथ में लाया जाए। तो इस तरह से सुना जाता है कि कायदे की कीमत 6 आने थी। 6 आना होता था पुराने जमाने में। अब तो नए पैसे आ गए हैं, तो पुराने जमाने में आना हुआ करता। तो 6 आने और 1 आना बंदूक को बाई करने के लिए, 1 आने की बंदूक, वो कायदा 6 आने का इतना ज्यादा उनको कहा था। इस तरह से ले लेके ये कायदे लोगों से लेके जला दिए ताकि लोग शिक्षित ना हो सके। सो बात ये है, मेरे कहने का भाव, जब जिसके हाथ में सत्ता है, अगर उसकी इंटेंशन अच्छी हो, अगर उनकी इंटेंशन अच्छी हो तो फिर सब कुछ हो सकता है। अब सवाल ये है कि आज के सरकार के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर शिक्षा का पूरा बजट नहीं है, ठीक है, शिक्षा के ऊपर खर्च बहुत होता है, लाखों अध्यापकों को जॉब देनी पड़ेगी, खर्च होगा, तो बजट में पैसा चाहिए गवर्नमेंट के पास। जैसे यहाँ पर फ्री शिक्षा है 12 साल तक, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। अब वो जो भी दे रहे, अब वो नहीं है तो क्या किया जाए, हाथ से हाथ बैठ जाए। सवाल ये, हाँ जी गवर्नमेंट नहीं करती, हम क्या करेंगे, अच्छा भाई ठीक है नहीं करते, हम अनपढ़ रहेंगे, ये जवाब नहीं। ये बात हमें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना होगा। मैं यही बात बार बार कहता हूँ, अपने पैरों पे खुद खड़े हुए। हर एक माता पिता का यह धर्म है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, और उनके पास शिक्षा है कुछ जितनी भी है, चाहे वो 4 क्लास पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं, वहां तक अपने बच्चों को पढ़ाए अगर वो स्कूल जाने में समर्थ नहीं है। अगर किसी समाज के अंदर, छोटे समाज के अंदर, एक एरिया के अंदर जहां पर कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, उनसे विनती करके एक छोटा सा स्कूल बना दिया जाए, यही सेवा है। अगर आप सेवा नहीं करना चाहते अपने लोगों के लिए, तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए गुरु साहब ने इतनी शहीदियां दी, अपने लिए थोड़ा दी उन्होंने, किसके लिए दी? अपने समाज के लिए, लोगों के लिए, ताकि वो आजाद हो सके। सो ये भी एक सेक्रीफाइस है, ये भी एक बलिदान है। अपना समय समाज के लिए देना, चाहे पैसा हो चाहे समय हो, दान दे के हर को आदमी चाहे पढ़ा लिखा कि मैं हफ्ते में 2 घंटे समय दूंगा अपने समाज के बच्चों के लिए, तो छोटे छोटे स्कूल बन सकते हैं। स्कूल तो क्या, एक पेड़ के नीचे बैठ के भी स्कूल बन सकता है। अब भारत में एक सिस्टम चला है, उसको कहते हैं एकल विद्यालय, और उनके लोग यहाँ आते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करके ले जाते हैं। उनका एजेंडा दूसरा है, वो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एकल विद्यालय का मतलब ये होता है एक टीचर और एक स्कूल,
एक टीचर जो है सभी बच्चों को पढ़ाता है, उनका जो सिस्टम पढ़ाने का है वही है जो कायदे की बात करे थे। सब भाषाओं में छोटा ज्ञान, छोटा भाषा, गणित, एक ही टीचर सब बच्चों को सब कुछ पढ़ाता है, कुछ क्लासेस, ताकि वो शुरू हो सके। इस तरह से भी आप अपने समाज में, अपने एरिया में, जहां जहां भी आप हैं, ऐसे ही एक टीचर एक क्लास शुरू करें। कहीं से कुछ भी करें आप, लेकिन हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहिए, इंतजार मत करते रहिए कि जो आपकी सरकार आपकी हेल्प करेगी। अगर हेल्प करती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती तो आपको खुद को करना होगा, और आपके लिए कोई बाहर से आके नहीं करे। ये आप सोच, जो इंसान अपने लिए आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, उसके लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए बलिदान चाहिए। आपको करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जी, मैं यही बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने आज की इस परिचर्चा में जो अंतिम शब्द के रूप में और सच बात को आपने कह दी है, और इसको हमारे जो देखने सुनने वाले लोगों को है, समाज के प्रबुद्ध जनों को समझने की जरूरत है और फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया के अंदर में आज तमाम परिस्थितियां विद्यमान है, और इसके लिए अगर हम किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं तो ये मुश्किल है। अजी भाटिया साहब बोले सर। जैसे अब रुक्षा बेटी कहती है उनके पास जॉब नहीं है, क्या वो अपने घर में 4 बच्चों को, 5 बच्चों को बुला के, जिनके पास, जो स्कूल में नहीं जा सकते, क्या उनको कुछ बेसिक पढ़ाई दे सकती है? क्या वो बलिदान कर सकती है? ये क्यों नहीं कर सकती? जी, चाहे वो लोग कुछ फीस दे सके, अच्छी बात है, नहीं उनके पास पैसा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सेवा तो है ना। ये जी, हर आदमी ऐसा सोचे तो ये सब हो सकता है। जी, हाँ, जी, आपने बहुत अच्छी बातों को इंडिकेट किया है। मुझे लगता है कि हर एजुकेटेड जो बेटे और बेटियां हैं उनके लिए एक मैसेज है। मैं इस प्रतिक्रिया के लिए रुक्षा के पास फिर से लौटना चाहूंगा। रुक्षा, अभी डॉक्टर कृपाल सिंह साहब ने और जसबीर भाटिया साहब ने जो अपनी परिचर्चा में बातें रखी है, इससे आप कितना सहमत है, और अपने विचारों के साथ में आज को इस चर्चा को आगे बढ़ाए। रुक्षा उड़ीसा से। जी सर, दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। जैसे कृपाल सर ने कहा कि वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, तो हम ज्यादा मतलब शिक्षा को इम्प्रूव कर सकते हैं। भाटिया सर ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक को एटलीस्ट 5 को पढ़ाना चाहिए। ये बहुत अच्छे आइडियाज हैं, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। मैं कोशिश भी करती हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन क्या है कि देखिए सर, आज का जो टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन इन आवर सोशल लाइफ, तो होता ये है कि हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, हम फ्री पढ़ाने में, मुझे फ्री पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानती हूँ एजुकेशन की क्या वैल्यू है। मैं जानती हूँ अगर उन पेरेंट्स से मैं पैसे नहीं लेती हूँ और फिर भी उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वो है नहीं है सक्षम, वो तो सेकंड थिंग है। लेकिन अगर मैं पढ़ाती हूँ तो ये चीज मुझे जरूर मालूम है कि कल जा करके वो मुझे कुछ दे ना दे, लेकिन कल वो बहुत खुश होंगे कि हाँ, ऐसा कोई इंसान था, उसने हमको पढ़ाया था, उसकी वजह से हम 4 अक्षर भी जान पाए और 4 चीजें भी सीख पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आइडिया। पर होता क्या है सर कि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, दे आर अनएजुकेटेड एंड दे डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। आप उनसे कहेंगे बच्चों को भेजिए, टाइम से भेजिए, वो नहीं भेजेंगे। अगर आपने बच्चों को थोड़ा डांट पीट दिया तो दूसरे दिन ही पेरेंट्स ले आएंगे साथ में। तो होता क्या है कि सरकार ने जिस तरीके की पॉलिसीज अपनाई है, ठीक है, आपको पता ही है, बच्चे मैच्योर नहीं होते, और शिक्षा इंसान को मैच्योर बनाती है। जब बच्चे मैच्योर नहीं होते और उनके जो माँ बाप होते हैं उन्हीं को शिक्षा नहीं मिली होती है, तो उनका जो माइंडसेट है वो भी मैच्योर नहीं होता है। उनको पता ही नहीं होता है कि ये जो सामने वाला इंसान जो कह रहा है, या थोड़ा डांट दिया बच्चे को तो कुछ होता नहीं है उससे, या एक थप्पड़ या 2 थप्पड़ लगा भी दिया तो तब उससे भी कुछ नहीं होना है। उनको यही लगता है, क्योंकि इमेच्योर बिहेवियर उनका भी है। समाज में सिर्फ ये नहीं है कि हमको पढ़ाना ही चाहिए, अगला अगला इंसान पढ़ने के लिए राजी भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शिक्षा को इम्प्रूव करना है
तो आज ये जो साक्षरता अभियान चला रखा था कांग्रेस के टाइम से चला हुआ है, बीजेपी ने भी उसको फॉलो किया। तो पेरेंट्स को पढ़ाना, पेरेंट्स को ये नहीं कि ई लिखना जो है सिखा रहे हैं आप, या उनको सिग्नेचर आ गया तो आपने मान लिया कि पूरा देश जो है एजुकेटेड हो गया, या हमारे देश में कोई ऐसा नहीं है अनएजुकेटेड नहीं है, ये सरकार बता देती है। पर असल में पढ़ाई यहाँ पे हमारे पेरेंट्स को पहले चाहिए और बाद में बच्चों को, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक घर में। क्योंकि वो घर जो है वो समाज की एक छोटी सी इकाई है। समाज बहुत बड़ी परिकल्पना है, और घर से ही समाज बनता है, एक छोटे से घर से ही समाज बनता है। तो घर में जब माँ बाप शिक्षित होंगे, दादा दादी शिक्षित होंगे, नाना नानी शिक्षित होंगे, जब उनको पता होगा, जैसे हम पढ़े हैं, आज मैं पढ़ी हूँ बिकॉज ऑफ माई मॉम। वो नहीं पढ़ पाई, पर फिर भी उनको पता था कि हाँ पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई ना होने की वजह से उनके लाइफ में उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया या क्या क्या उनको सहना पड़ा, तो वो नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे वो सब झेलें। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि हाँ हमको पढ़ाना है हमारे बच्चों को। फिर वो टीचर मारे या जो है डांटे तो हम फिर एनकरेज नहीं करेंगे, बच्चों को एनकरेज नहीं करेंगे, सॉरी वहाँ बच्चों को पैम्पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। तो आज गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि नहीं, आप बच्चों को नहीं पीट सकते हैं। पीटना मैं उसको नहीं करती हूँ, पीटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं सख्त होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे वो समझते ही नहीं है, उनको पता नहीं होती एजुकेशन की वैल्यू। तो पेरेंट्स को पहले पता होना चाहिए। और यहाँ इंडिया में ये है कि बच्चों को पैम्पर ही इतना कर देते हैं। अब आप या मेरे जैसे कोई, अगर मान लीजिए मैं जहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ सर्कल में अगर बच्चों को पढ़ाने बैठूं तो शायद पहले दिन बहुत ज्यादा खींचतान करके मैं 10 बच्चों को ले आऊंगी, सेकेंड डे थोड़े कम आएंगे, थर्ड डे अगर थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हो गई तो और कम आएंगे। ये बात हो जाती है। तो चलो ठीक है रुखसा, आपकी बातें प्रतिक्रिया हमारे लोगों तक आ चुकी है। बहरहाल मैं मेघराज साहब का हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेघराज सिंह जी बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी को फतेह। आज हम एजुकेशन के ऊपर में अपनी विचार रख रहे हैं, और भारत के परिदृश्य में जिस ढंग से एजुकेशन के अंदर में जो असमानता है उसको लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं, और सामाजिक जीवन में शिक्षा का महत्व को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेघराज जी आप अपनी प्रतिक्रिया दें भारत के संदर्भ में, भारत के परिदृश्य में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहली बात तो ये आपका स्पेशल धन्यवाद, आपने प्रोग्राम रखा है। तो मैं देखो इसमें शिक्षा की कई प्रकार की होती है। शिक्षा एक तो घर की शिक्षा होती है, एक होती है पढ़ाई वाली जिसमें स्कूल की शिक्षा होती है, एक होती है मतलब एक दूसरे से शिक्षा लेनी, सीख करके कुछ उसको आगे लेना। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं दुनिया के अंदर जो मतलब शिक्षा, अगर कोई किसी को जानकारी दे भी रहा है ना अच्छी, तो उसको डैमेज करने के लिए आगे ऐसे प्लान बता देते हैं आदमी को कि जो शिक्षा दे रहा है ना उसको, तो उसको भी डैमेज करने मतलब 10 प्लान ऐसे बताएंगे। खुद करना नहीं है किसी ने, अगला ऐसे बता देंगे भाई ये काम करे, ये करे, मतलब दूसरे को ऊपर थोप देते हैं कि आप ये करें मैं ना करूं। तो कुल मिला के क्या है कि मतलब ये जो चल रहा सारा कुछ है, अगर हर एक आदमी अच्छे काम की शुरुआत अपने आप से करे, मतलब मैं करूंगा खुद काम की शुरुआत, अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ या मतलब, तो उसको देखना चाहिए भाई ये मतलब आदमी मेरे को बता रहा है, क्यों बता रहा है, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गए। जो अगर अच्छे काम की शुरुआत हम खुद नहीं करेंगे तो उसको दूसरे को भरोसा मत करें। हम क्या करते हैं, हमारे लोग क्या कहते हैं, अगर कोई बात बताने की कोशिश करते हो तो एक्स्ट्रा शार्प पर दिखाते हैं उसको, हम अपने आगे जाके, क्योंकि उसकी बात को डैमेज करके अपनी बात को ऊपर रखना सोचते हैं उसके। जबकि दूसरा शिक्षा दे रहा हमें कि भाई हमें ये काम करके हमें ये फायदा होने वाला, अब बिना किए तो फायदा होना तो होएगा नहीं काम का। जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक क्या फायदा होगा उसका। हम पहले बहुत सारा अंदाजा लगाना जरूरी होता है, पर बिना करे उसका बेनिफिट कैसे आ जाएगा। बेनिफिट हम पहले मांगते हैं, काम करते नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि अगर अच्छे काम की शुरुआत करें तो अपने आप से खुद से शुरुआत करें, और ये ना सोचे कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब कोई मास्टर पैदा हो तो दूसरे घर में पैदा हो, क्रांतिकारी दूसरे घर में पैदा हो, मेरे घर में ना पैदा हो, ऐसा ना हो। उसको अपना आप खुद क्रांतिकारी बनाए अपने आप को, और खुद से स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से ये जो शिक्षाएं हैं, बहुत प्रकार की शिक्षाएं हैं। तो शिक्षा का मतलब है जो आदमी सही दिशा में जाए और सही दिशा में जाकर दूसरों को भी ले जाए,
और उसको बात को गंभीरता से देखें। अगर कोई अच्छी बात बता रहा है उसको मान करके उसको लाइफ में लागू करें, लागू करने के बाद में उसका बेनिफिट देखें, तो थोड़ा इंतजार करें। हमने तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो हमारे वॉइस ऑफ मानवता जुड़े हैं लोग हैं, हम 6-6 महीने तक उनसे बात करते रहते हैं, वो फिर भी मतलब काम करके राजी नहीं है। दूसरे अगर वो कहते हैं शुरुआत में तो ऐसे बोलते हैं भाई हमें वॉइस ऑफ मानवता ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कहते हैं करते नहीं है, तो ये भी शिक्षा ही है। तो कुल मिला के ये है कि बात को जो बोलते हैं ना उसको कम से कम पूरा करने की कोशिश करें और दूसरे बात को डैमेज मत करें। अगर अच्छी बात है उसको कम से कम नहीं आप उसको लागू कर सकते, उसको थोड़ा सोचें समझे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आपने बहुत ही मेन टॉपिक पर पॉइंट आउट किया है, उस पर जरूर अमल किए जाने की आवश्यकता है। मैं दोबारा फिर से कृपाल सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, जिस ढंग से भारत में जो लोग ईमानदारी से शिक्षा को ग्रहण किए और आज भी ग्रहण कर रहे हैं, वो समाज की दिशा को बदलने की दिशा में बहुत आगे बढ़े हैं। मैं पंजाब की धरती को भी एक प्रकार से हम नमन करते हैं कि गुरुओं की फिलॉसफी को लोगों ने अडॉप्ट किया, और उसका कारण ही कि पंजाब हर दिशा में, चाहे वो शिक्षा की दिशा में हो, चाहे वो खेती किसानी की दिशा में हो, चाहे वहाँ के जो नौजवान मेहनतकश लोग हैं उनको लेकर हो, आज अमेरिका का पूरा इतना बड़ा जो देश है उसमें भी जो भारतवासी, जो हमारे सबसे ज्यादा सिख लोग हैं अमेरिका में, वो ईमानदारी से इस दिशा में काम करते हुए दुनिया में एक मिसाल बने हैं। तो इसके पीछे गुरुओं की जो दी हुई प्रेरणा है, दी हुई शिक्षा है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे प्रथम गुरु से लेकर के दसम गुरु तक की फिलॉसफी को अगर हम समझें, तो मुझे लगता है वो शिक्षा को ही प्रेरित करते हैं। चाहे अभी हम गुरु गोविंद सिंह साहिब के 4 साहिबजादों की कुर्बानी को अगर देखें, तो अभी पिछले साल रायपुर में विद्यार्थियों के लिए इन बच्चों की कुर्बानी को लेकर एक कार्यक्रम किया गया था और बच्चों को जागरूक किया गया था कि देखिए इन बच्चों ने सच मार्ग में चलने की कितनी बड़ी प्रेरणा दी थी। और जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है उसको भी लेकर उन्होंने ये कहा था कि इन बच्चों का दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएं, संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। ऐसी कोशिश रायपुर में भी की गई थी। तो मैं कृपाल सिंह साहब के पास में दोबारा इस परिचर्चा को लेकर ये जानना उनके प्रतिक्रिया के रूप में हम उनसे लेना चाहेंगे कि बच्चों की जो हमारे 4 साहिबजादों की जो कुर्बानी है, वो भी एक हमारे जो भारत के जो यंग जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, उनको शिक्षा की ओर प्रेरणा देती है, सच के राह में चलने की प्रेरणा देती है। इस पर मैं कृपाल सिंह साहब की दूसरी प्रतिक्रिया के रूप में जानना चाहता हूँ। कृपाल सिंह साहब अपनी बात रखें। थैंक यू जी। देखो जी, अगेन वी हैव टू गो बैक टू गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब ने मनुखी अधिकारां ਲਈ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਰਤਾ ਆਵਰ ਮੇਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰੋਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਚ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਥਾਈਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਖੁੱਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੰਗਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਸਕਣ।
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਯੋਗੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਲਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹ ਦਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਟੌਰਚਰ ਬੜੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਹੋਲਡ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ, 4 ਬੇਟੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। Now that's the history of what I wanted to share with you. Now I want to give you a personal example. ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, she was 5 grade education. ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਣਕ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਾ ਸਕਣ। This is how I started my life. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਵਾਹ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 1 2 3 ਸਿੱਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਮਾ ਮਨਫੀ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ। Then I went to school. ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਪੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਨੀਵੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜਾ, ਚੱਲਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਦੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ FSC ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਥਰਡ ਈਅਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ। Like that we learned and became a doctor and trained. And then Guru Maharaj di kirpa de na kite vade USA आ गए and all. Now I'm retired after having practiced for 50 years. So ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਦਿਆ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੂਪਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਈਵਨ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। I just briefly want to touch on that subject. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। मुझे लगता है आज की परिचर्चा का लाभ हमारे दर्शकों को, हमारे यंग जनरेशन को जरूर मिलेगा। हमारे साथ प्रोफेसर राजेश रांझा साहब जुड़ गए हैं। रांझा साहब हरियाणा से जुड़े हुए हैं, वो करनाल गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था जब चंडीगढ़ गया था। तो राजा साहब हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आए। राजेश राजा साहब हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है हमारे साथ वो जुड़े हैं लेकिन लाइन अप नहीं है। उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजा साहब हमें सुन पा रहे हैं? बहरहाल वो लाइन पे नहीं है। क्षमा चाहते हैं दर्शकों से कि उनकी प्रतिक्रिया हम ले नहीं पा रहे हैं। मैं आज की इस परिचर्चा को संक्षिप्त रूप देने के लिए, क्योंकि हमारा समय आधे घंटे तो वेट करने में निकल गया था, तो मैं फिर से दोबारा जसबीर भाटिया साहब के पास जाना चाहूँगा। जसबीर भाटिया साहब, आपने तो जो बातें कहनी थी हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम दूसरे के भरोसा अगर हम रहेंगे तो हम इस समाज को, इस बहुसंख्यक समाज को हम शासन प्रशासन के भरोसे हम शिक्षित नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका ये फर्ज बनता है कि हम ऐसी शिक्षा को लेकर अपने गांव मोहल्ले में जो बच्चे हैं उनको ही प्रिपेयर करके उनको थोड़ी बहुत घंटे आधे घंटे मार्गदर्शन करें। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इस दिशा में प्रयास नए साल में करने की कोशिश करेंगे, ताकि समय समय पर ऐसे बच्चों को आप बाहर में बैठ करके भी समय पर मार्गदर्शन दे सकें। तो मैं जसबीर भाटिया साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा आज की इस परिचर्चा को संक्षिप्त में अपनी बात रखें कि हम इस दिशा में एक जो ग्रुप में जुड़ करके हम बच्चों के एजुकेशन को सेल्फ डिपेंड कैसे बने, इस दिशा में एक समिति बना करके काम करें। चाहे वो भारत के कुछ लोग हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बैठे आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हों, मार्गदर्शक हों। तो इस पर मैं भाटिया साहब की प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। हम नए साल में उड़ीसा से, आसाम से जो बेटियां हमारे साथ जुड़ती हैं प्रोग्राम में, उनके माध्यम से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर एक एक दो राज्यों में हम ऐसे अगर काम करने की शुरुआत कर सकें तो मुझे लगता है आने वाला समय में हम इस दिशा में और आगे बढ़ सकेंगे। तो इस पर मैं जसबीर भाटिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बच्चों को, हमारे यंग जनरेशन को इस दिशा में अपनी विचार रखें। जसबीर भाटिया साहब सर, अपनी आवाज को म्यूट करेंगे। भाटिया साहब में हूँ मैं, आई एम नॉट होम। मैं इधर पेंसिल्वेनिया में आया था, वहाँ बच्चों का रिट्रीट था एक जी, तो उधर आया था। मैं अभी आज वापस जाऊंगा शाम को जी जी। तो जो रूपशा ने कहा, अंग्रेजी में इसे सुपरस्टिशन कहते हैं। ये धारणा बना रखी है मन में कि पेरेंट लोग जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अगर पेरेंट लोग आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो सरकार चाहे सैकड़े स्कूल खोल दे और वो फिर भी नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उनके पेरेंट नहीं भेजना चाहते, तो उन लोगों को क्या कर सकते हैं आप उन लोगों का? ठीक है, फिर वो ऐसे रहे। उन्होंने अपने आप को अच्छा नहीं बनाना है
उन्होंने धार लिया कि हम अब जिंदगी में हमको तरक्की नहीं करनी है, तो फिर रहें जैसे है वैसे ही रहें। सभी लोग तो नहीं बन सकते प्रेसिडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर। तो बात यह है कि जो उनमें से कुछ ना कुछ तो पहले पेरेंट्स को कन्विंस करो, भाई देखो पढ़ाई अच्छी है, जो हमें आप बता रहे हैं कि विद्या कितनी जरूरत है, वो बात उनको भी बताएं। कुछ तो समझेंगे, कुछ 4, 5, 6 लोग तो समझेंगे, समझे नहीं? तो ये बात हो सकती है, लेकिन अगर आप पक्की धारणा कर लें कि ये हमको करना ही करना है, तो ये हो सकता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी तरह से शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमें खुद को हिम्मत करनी पड़ती। सरकार करे बहुत अच्छी बात है, और वो नहीं हो पाता तो खुद करें। अभी कुरैशी साहब ने भी मुझे एक बार वीडियो भेजा था, जो पटना में आप गए थे, वहां जो स्कूल लोगों ने बनाया है, आफ्टर वो लोग भी अपने पांव पे खड़े हो रहे हैं। जब एक बार बच्चे पढ़ेंगे, उनको और शौक पैदा होगा। तरीका होता है पढ़ाने का, बच्चों को कहानियां सुनाएं, कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे सीखने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि बैठ के बस डंडा लेके पढ़ाना है उनको। उनको कहानियों द्वारा पढ़ाएं, उनको चित्रों द्वारा पढ़ाएं, किसी और तरीके से पढ़ाएं। थोड़ी हम भी मदद कर सकते हैं, जो समाज खुद ही मदद, हर आदमी, हर पेरेंट जो काम करता है, जिसको ये चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़े, वो कुछ ना कुछ वो जरूर अपनी मदद करेंगे साथ में। ऐसा बात नहीं होता जी। तो मुफ्त भी नहीं जरूरत है उनके पढ़ाने की, लेकिन जो लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो ज्यादा नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ जरूर वो देंगे। जो वो देंगे उनसे कुछ बच्चों के लिए कुछ खिलौने दे दिए जाएं, कुछ ट्रॉफी दे दिए जाए, जब बच्चों को कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो इस तरह से जब शुरू होगा तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। मैं तो यही समझता हूँ, और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छी बात है, अगर सरकार करे तो उसमें कोई शक की बात नहीं। इसके लिए भी आप अपना आंदोलन करिए, आप मांगे करिए सरकार से, तो करेगी सरकार। लेकिन अपने आप ये शिकायत करते रहे हम हर वक्त भी, ये काम क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने हमें ऐसा बनाया था, ब्राह्मण ने ये किया था। ठीक है सर, ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, लेकिन समय बीत गया। अब हमें आने वाले समय की बात करनी है, ना कि बीते हुए समय की बात करनी है। बस इतने। बहुत शुक्रिया जसबीर वाडिया साहब, बहुत शुक्रिया। आपने लास्ट कमेंट के रूप से में हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को, हमारे यंग जनरेशन को इस दिशा पर बहुत ही मार्गदर्शन किया है। मैं लास्ट कमेंट के लिए मैं कृपाल सिंह साहब के पास फिर से लौटना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, आज की इस परिचर्चा को जो हम लोगों ने इस विषय को चुना है, सेल्फ डिपेंड बनने के लिए एजुकेशन को लेकर भी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। राइट टू एजुकेशन, हम सेल्फ डिपेंड कैसे ले सकते हैं हमारे जो यंग जनरेशन है, यंग जो बेटियां हैं उनको। कृपाल सिंह साहब, बिफोर मेरे से पहले थोड़ा रुपशा से मैं सुनना चाहता हूँ कि उसका क्या विचार है। हमारी डिस्कशन सुनी है 2-3 मिनटों में, उसके विचार मैं सुनना चाहता हूँ पहले। जी रुपशा, इस पर अभी भाटिया साहब ने जो मार्गदर्शन किया है और मेघराज जी ने भी कहा है, तो इस पर आप अपनी अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में हमारी आज की इस कंक्लूजन टॉक को पूरा करें। रुपशा जी सर, जैसे आप लोगों ने कहा, भाटिया सर की बात मुझे एक अच्छी लगी कि बच्चों को इंसेंटिव्स देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको पता नहीं होता पढ़ाई क्या होती है। मैंने बहुत बार कोशिश की है सर, ये तो मैं अब आई हूँ प्रोग्राम में, मैं जब स्कूल में थी मैं तब से कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारे एकदम बहुत ही गरीब पेरेंट्स हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मैंने बहुत बार बच्चों को फ्री में पढ़ाने की कोशिश की, पर वही पाया। मैं अपने घर में खुद जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं जो अनपढ़ हैं, जिनके पेरेंट्स अनपढ़ हैं, चाहे मेरी दीदी हो, चाहे मेरे चाचा हैं, या कोई भी हो, इन सब से भी कहा कि पढ़ने आओ, हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। पर हर जगह मैंने यही पाया कि आगे से पेरेंट्स ही उनको जो है एक पुशअप नहीं दे रहे हैं बच्चों को। यहाँ इंडिया में इसका रीजन यही है
मैंने वही आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की कि पेरेंट्स ही यहाँ पे जानते नहीं है कि शिक्षा क्या है। तो मुझे मेरा वही पॉइंट था, मैं उसी पे आ रही थी कि यहाँ पेरेंट्स को जब तक हम लोग नहीं बताएंगे। अब बहुत बार मैंने कोशिश की है, मैं जहाँ भी बैठती हूँ, चाहे वो गर्ल्स के सर्कल में बैठूं, चाहे वो जो मैरिड वुमेन है उनके सर्कल में बैठूं, तो मैं हमेशा एम्फेसिस करती हूँ एजुकेशन के ऊपर कि क्या है एजुकेशन। और सिर्फ ये नहीं कि किताबी ज्ञान हम बच्चों को दें। जब भी मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, जहां भी मैंने पढ़ाया है, मैंने 4-5 बार ट्राई किया है, मैं बच्चों को किताबी चीजों के अलावा बहुत सारी स्टोरीज बताती हूँ, वो चाहे हिस्ट्री हो या चाहे जो भी हो। तो कोशिश तो सर मैं हमेशा करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये गलत है वो गलत है, ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है। मैंने कोशिश बहुत बार की है। पर है क्या कि यहाँ पे जो माइंडसेट तैयार कर दिया गया है एजुकेशन को लेकर, तो वो हमें ब्रेक करना होगा। उसे ब्रेक नहीं अगर हम लोग कर पा रहे हैं तो हम बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। बच्चे तो तभी आएंगे ना जब पेरेंट्स खुद खींच तान करके लेकर के आए उनको कि नहीं। शिक्षा आपने जो बात ठीक कही है पहले, तो उसका जवाब मैंने दिया। अगर वो पेरेंट्स बिल्कुल नहीं अपने आप को ऊंचा करना चाहते तो उनकी मर्जी है, वो वही रहे, फिर ठीक है, छोड़ दे उनको। हाँ फिर मैंने ठीक कहा ना, तो गवर्नमेंट कितने जी मर्जी स्कूल खोल ले, तो वो तो फिर वैसे ही रहेंगे, समझे हाँ, ना। वही बात मैं वही है सर। इस पर रुखसा से थोड़ी अपनी बात रखना चाहूंगा। देखो, जिस ढंग से सावित्रीबाई फुले ने जो पहला एजुकेशन बेटियों के लिए खोला, तो जी लोगों ने उनके ऊपर में गोबर और कीचड़ फेंके, लेकिन जी वो उस बात को वो कभी दरकिनार नहीं कही। 2 साड़ी अपने झोला में लेकर के जाती थी, और जो मैले जी कुचेले थे उसको झोला में रख लेती थी, और दोबारा वो अच्छे कपड़े पहन करके बच्चों को देती थी। आज उसी का हम्म मिसाल है कि दुनिया के अंदर में आज जो बेटियां पढ़ लिख करके शिक्षित बनी, और भारत के अंदर में पहला स्कूल का शिक्षा सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने जो कोशिश किया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम्म देन है। लेकिन आज जो हम्म, वंचित है, उन लोगों को प्रयास करें तो हम निश्चित रूप से हम सफलता हासिल करेंगे। ये भाटिया साहब का विचार है, और हम सबका जी विचार है। हम जी, अगर मेरा भी ऐसे वही कहना है सर। देखिए क्या है कि पेरेंट्स को ही नहीं पता है सही और गलत में फर्क, तो वो ठीक है, लोग आपकी शिक्षित नहीं प्रतिक्रिया है। आपकी प्रतिक्रिया आ गई रुखसा, हम समझ गए हैं, इस बात को और रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के पास में इस जो रुखसा की प्रतिक्रिया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, कृपाल सिंह साहब, और हम उसके बाद में आज की इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे। कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। Let me go back again to Guru Nanak Sahib. Guru Nanak Sahib was confronted with the same kind of problem. ਇਹ situation ਜੋ ਰੂਪਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਐਂਗੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਓ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਬੱਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। So these are the teaching methods which has to be improved. New teaching methods have to be devised to how to reach these people according to their ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵੋਂਟ ਵਰਕ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੁਰਕ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਹਾਊ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਮੈਥਡ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲੋਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਗਿਵ ਅਪ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਥਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਲਾਈਜ਼ਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਪੁੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨ ਇਟ, ਕੋਟਡ ਵਿਦ
sugar so that person can swallow it. So we have to figure out new methods, teaching methods devise करने पड़ेंगे. Thank you. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी. बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब Thank you, sir. और जसबीर पाटिल साहब. मैं रूपसा के पास में लास्ट कमेंट के लिए जाना चाहूंगा. रूपसा आज की इस परिचर्चा पर अपनी लास्ट कमेंट दें. जी सर, काफी कृपाल सर का जो कहना था, हाँ एक पॉइंट मैं मिस कर रही थी. मैं करती तो हूँ, उसको भी मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आगे और ज्यादा मतलब जोर से कोशिश करनी पड़ेगी. मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझ में ही कमी है, मेरे मेथड्स काम नहीं आए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी. Thank you, रूपसा. जी बहुत शुक्रिया. आज की इस परिचर्चा में हम लोगों ने जो विषय रखा था, भारतीय समाज में शिक्षा का कितना महत्व है. मुझे लगता है कि आज की इस परिचर्चा में बहुत सारे दर्शकों को, हमारे चैनल से जुड़े हमारे यंग जनरेशन को इसका लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार बाबा साहब ने जो दिया है, इसका लाभ हमारे लोगों को मिला है. और यही कारण है कि आज दिशा में हमारे लोगों ने तरक्की किया है. लेकिन इसको हम परिपूर्ण ना मानते हुए और भी जो वंचित लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में हम अपनी फर्ज अदा करें. क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने ही मुझे धोखा दिया है, लेकिन उनके उस कहे हुए धोखेबाज लोगों के साथ की श्रेणी में हम ना आ करके हम काम करने की श्रेणी में आए और अपना योगदान दें, ताकि ये जो समाज है वो आगे चल के आगे बढ़ सके. आगे हमारी जो पीढ़ियां हैं वो बच्चे आगे बढ़ सके. अगर हम एक बेटी को भी अगर शिक्षित कर पाते हैं तो वो शादी होकर के बड़े होकर के 2 परिवारों को शिक्षित कर सकती है. तो इस दिशा में हमसे सबसे ज्यादा अगर शिक्षित बनाने की दिशा में प्रयास करें तो वो बेटियों को किए जाने की आवश्यकता है. तो आज की इस परिचर्चा में भाग लिए जसबीर पाटिल साहब का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, उड़ीसा से हमारी रूपसा जी का और मेघराज जी का, आज की इस परिचर्चा में शामिल हुए सभी मेहमानों का, सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह. सत श्री अकाल, सतनाम जोहार. सतनाम. थैंक यू. कल हम इस पर स्वास्थ्य की दिशा में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे. तो जो हेल्थ से जुड़े डॉक्टरों को हम बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की हमारी समस्या भारत में बहुत ज्यादा है. तो मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कल हम एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों की टीम को बुलाएंगे, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर हमारे सप्तरामी कम्युनिटी से भी हैं और उधर आपके भी संपर्क में हैं. तो मैं कल कोशिश करूंगा कि 8 से 10 लेडीज डॉक्टर हों, उसमें जेंट्स हों, और जो पढ़ने वाले कॉलेज में डॉक्टर बनने की दिशा में जो डॉक्टर पढ़ाई कर रही हैं उन बेटियों को भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे. मेरी बेटी भी अभी होम्योपैथी में डॉक्टर बन गई है, तो हम कोशिश करेंगे कल बेटियों को भी और उनको बुलाएं और हेल्थ पर हम आज कल के डिस्कस को शुरू करेंगे. तो मैं कोशिश कल के इस हेल्थ डिसीजन में आप आए और देखें हमारे इस कार्यक्रम को. ऐसा मानवता से जुड़े रहें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. सत श्री अकाल.